नमस्कार साथियों, आप सभी के YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम टॉपिक को। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या, किसे कहते हैं नंबर सिस्टम। तो लिखा है, संख्याओं के लिखने की जिस पद्धति का हम उपयोग करते हैं उसे संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को लिखने के जिस पद्धति का उपयोग हम करते हैं उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। यानी कि संख्याओं को जब लिखते हैं तो जिस नियम का हम उपयोग करते हैं या जिस पद्धति का हम उपयोग करते हैं उसी पद्धति को हम बोलते हैं संख्या पद्धति। तो संख्याओं को लिखने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम बहुत सारी पद्धतियां होती होंगी जिस हिसाब से हम लिखते हैं। तो ऐसे जो है हम ये भी जानना जरूरी है कि कैसी कैसी पद्धतियां हैं। तो बहुत डीप ना जाके हम एक छोटा सा इसको ले लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हम संख्याओं को लिखने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं, कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं और बेसिकली हम कौन सी पद्धति अपने यूज में लाते हैं। तो संख्याओं को लिखने की जो पद्धति है वो 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली पद्धति है डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी दशमलव संख्या पद्धति। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं, इसमें जो है 0 से 9 तक संख्याएं होती हैं, यानी कुल संख्याएं होती हैं 10। 0 से 9 तक संख्याएं होती हैं, इसका मतलब हुआ 0, 1, 2, 3 ऐसे करके 9 तक। तो ये कुल 10 संख्याएं होती हैं और इसीलिए ये जब संख्याएं 10 होती हैं तो इनका बेस भी होता है 10। इनका बेस क्या होता है 10, यानी कि दशमलव संख्या पद्धति में जो होता है वो बेस होता है 10 और इसमें कुल 10 संख्याओं का उपयोग हम करते हैं और वो संख्याएं हैं 0 से 9 तक। इसके अलावा दूसरी पद्धति होती है बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी बाइनरी संख्या पद्धति। उसमें क्या होता है, हम केवल 2 संख्याओं का उपयोग करते हैं, 0 और 1। तो चूंकि 2 संख्याओं का उपयोग करते हैं इसलिए इसका जो बेस होता है वो क्या होता है 2। उसके बाद आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है संख्याएं कितनी होती हैं 0 से 7 तक, यानी टोटल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 8। तो इसलिए इसमें जो है बेस होता है वो क्या होता है 8। इसके अलावा आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे कि हेक्सा फिर आता है डेसिमल। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता है 0 से 9 तक संख्याएं होती हैं और A से लेकर F तक अल्फाबेट होता है। तो 0 से 9 तक संख्याएं यानी 0, 1, 2, 3, इसके अलावा ये 9 तक होगा, प्लस इसमें आपका A, B, C, D, E और F, ये 6 जो हैं अल्फाबेट होते हैं। तो यानी कि 10 संख्याएं ये और ये 6 कुल मिला के कितने हुए 16। और यहाँ पे जो A अल्फाबेट होता है वो आपके 10 को रिप्रेजेंट करता है, B अल्फाबेट जो होता है वो 11 को रिप्रेजेंट करता है, C 12 को, D 13 को, E 14 को और F 15 को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये कुल संख्याएं कितनी हो गई 6। तो टोटल जो है टोटल संख्याएं हो गई 10 और 6 16, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जब हम उपयोग करते हैं तो उनका बेस जो होता है 16। तो ये मोटे तौर पे हम जान गए कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती हैं। अब ये बात करते हैं कि हम कौन सी यूज करते हैं बेसिकली। तो बेसिकली हम जो पढ़ते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं मैथ, उसमें जो है हम डेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। बाकी ये 3 नंबर सिस्टम का उपयोग हम नहीं करते हैं, यानी हम केवल और केवल डेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग करके पढ़ाई करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग हम कैसे करते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं 4532, मैंने ये संख्या लिखी 4332। इसमें जब हम बात करेंगे तो ये आपका इकाई का अंक होगा, यानी कि इसको आप कह सकते हैं 10 की घात 0, ये होगा आपका 10 की घात 1, ये होगा 10 की घात 2 और ये होता है 10 की घात 3। यहाँ पे ये नहीं है, ये स्थान हम ये देख रहे हैं कि ये स्थान जो है वो 10 की घात 0 का यानी 1 का है इकाई, ये स्थान जो है 10 की घात 1 यानी 10 का है
यानी दहाई का स्थान है, ये 10 की घात 2 यानी 100 यानी ये सैकड़े का स्थान है, और 10 की घात 3 का मतलब 1000 यानी ये हजारवा स्थान है, यानी 4532 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हम जिस नंबर सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसका बेस जो है वो 10 है। तो हम जो है बहुत ही छोटा टॉपिक ऐसे लिख लिया मैंने कि हाँ हमें इसको समझना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम यूज करते हैं अपनी संख्या पद्धति नामक टॉपिक में, तो इसलिए जो है हमने बता दिया कि नंबर सिस्टम है क्या, और इसमें जो है हम लोग बेसिकली बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम की, और उसी पे हम पढ़ाई करते हैं। तो आइए अब संख्याओं की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, और अब धीरे धीरे बढ़ते हैं। पहली चीज शुरू करते हैं संख्या। बहुत ही बेसिक हम चलेंगे, मैं जानता हूँ आप सभी को पता होगा, लेकिन हम इससे पहले जान लेते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, क्योंकि जब आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी तो संख्याओं का जानकारी होना आपके पास जरूरी होगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। सबसे पहली संख्या प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा कि 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इनफाइनाइट तक चले जाते हैं, अनंत तक। ये सारी संख्याएं जो होती हैं इन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या जो होती है वो आपकी स्टार्ट होती है 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या में एक यही अंतर है आपका 0। प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, बात करते हैं तीसरा पूर्णांक। ये सारी संख्याएं जानना बहुत जरूरी है कि पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, तो पूर्णांक इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। ये क्या होता है, पूर्णांक जो होता है वो आपका -∞ से लेकर +∞ तक होता है। अब इस बीच में कैसी संख्याएं होती हैं आप ध्यान दीजिए, -3 -2 -1 0 आप यानी कि आपकी सारी पॉजिटिव संख्याएं, सारी नेगेटिव संख्याएं, सारी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के साथ साथ 0 को भी इंक्लूड किया गया है। और इन संख्याओं को जब एक साथ रख लेते हैं तो हमें पूर्णांक का एक सेट प्राप्त होता है इंटीजर, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और जब कभी भी बात करें कि -3 क्या है तो वो पूर्णांक है, 2 क्या है पूर्णांक है। अब दिमाग में आता होगा कि 2 पूर्णांक भी है, 2 पूर्ण संख्या भी है, 2 प्राकृतिक संख्या भी है, तो ये सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए प्राकृतिक क्या है, पूर्ण क्या है और पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक समझ में आया कि आपकी सारी निगेटिव, सारी पॉजिटिव +0 ये सारी संख्याएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। आप लिख लीजिए अपने नोट में, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं उन्हें कहते हैं हम सम संख्याएं। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसलिए जो है हम थोड़ा सा इसको लिख भी नहीं रहे हैं, आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आता भी होगा। तो सम संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। जैसे कि लिखा गया 4, तो 4 क्या है, एक सम संख्या है क्योंकि ये 2 से कट जाएगी। 6 क्या है, सम संख्या है क्योंकि ये 2 से कट जाएगी। इसके बाद आता है विषम संख्या। इसके बाद आती है संख्या विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उनको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 9,
तो 9 ऐसी संख्या है जो 2 से कटेगी नहीं, तो इसे कहते हैं विषम संख्या। इसी प्रकार 3 है, 7 है, 5 है, ये सारी जो संख्याएं हैं ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, चलिए आगे अब आती है आगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो अब दिमाग में आता है कि गुणनखंड कहां से आ गया, तो चलिए अगर उस बेस पे नहीं समझ रहे हैं आप तो एक छोटी सी बात समझिए। ऐसी संख्याएं लिखिए, ऐसी संख्याएं जो खुद से और 1 से विभाजित हो जाएं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो खुद से और 1 से विभाजित हो जाएं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि लिखा गया 2, तो 2 जो है ऐसी संख्या है जो 2 खुद से भी कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी। इसके अलावा बात करें हम 3, तो 3 एक ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगी और 1 से कटेगी। अब जैसे हम बात करें 4, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये खुद से भी कट जाएगी, 4 से 4 तो कट ही जाएगा। इसके अलावा ये 2 से भी कट जाएगी और इसके अलावा 1 से भी कट जाएगा, यानी कि इसके 3 गुणनखंड हो गए। या ये संख्या जो है 4 से भी कट गई, 2 से भी कट गई और 1 से भी कट गई। लेकिन मैंने डेफिनेशन बोली है ऐसी संख्या जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे वही संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इस तरह से हमारी 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, 5 पे बात करें तो 5 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है, टीटी वगैरह में भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। आप 1 पे टिक लगा के मत आइएगा, क्योंकि 1 जो है वो खुद से कट रही है और फिर 1 से कट रही है, लेकिन वो संख्या 1 ही है, यानी इसका गुणनखंड केवल 1 ही आ रहा है, 2 गुणनखंड इसके नहीं है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। ठीक है, इसके अलावा एक और है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर। अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो सहअभाज्य यानी 2 अभाज्य संख्या एक साथ हो जाए तो उनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर, यानी ऐसी संख्याएं ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणनखंड ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो। या मासा लासा पे बात नहीं करें तो सीधा सा मतलब है कि 2 अभाज्य संख्याओं को आप एक साथ रख दीजिए तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, जो खुद से कटे और 1 से कटे वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, और जब 2 अभाज्य संख्याओं को एक साथ रख देते हैं तो वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। इस पे क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इन संख्याओं को पढ़ाना जरूरी होता है। यदि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराता तो आपको नहीं पता होता कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में बेसिक जानकारी होना आपके पास जरूरी है। इसलिए मैंने इन संख्याओं के बारे में बताया। अब आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम पे सवाल पूछे जाने वाले, जिस पे सवाल पूछे जाते हैं उस पहला टॉपिक।
तो पहला टॉपिक जो है वो यही है विभाज्यता का नियम। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो विभाज्यता का नियम जिसमें हम पहला जो है वो शुरू करेंगे 2 से विभाज्य होने का नियम। आसान टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। 2 से विभाज्य होने का नियम, तो 2 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी। चलिए याद करिए, लिखिए आप, 2 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा। तो ऐसी संख्याएं 2 से कटेंगी जिनके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ये संख्याएं जो है 2 से कट जाएंगी। जैसे हमने कहा कि 4, 2, 3, 5, 8। बताओ ये 2 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी, क्योंकि यहाँ पे 8 रखा हुआ है। तो ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या यहाँ पे मिल जाए तो वो संख्या पक्का 2 से कट जाएगी। चलिए इसके बाद आता है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से क्या होता है, लिखिए। ऐसी, जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या दी, तो एक बार लिख लीजिए आप डेफिनेशन। ऐसी संख्याएं 3 से कटेंगी या ऐसी संख्याएं ही 3 से विभाज्य होंगी जिनके अंकों का योग करने पर यदि वो संख्या 3 से कट जाती है तो ये संख्या भी पूरी 3 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3, 6, 3, मैंने लिखा 363। तो 363 3 से तभी कटेगी जब इनके अंकों का योग कर लें, और वो योग जो है वो 3 से जब कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। चलिए 3 धन 6 धन 3, तो 6 3 9 3 12, 12 3 से कट जाएगा, इसलिए जो है ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। देखिए आपसे पूछा 3 से कटेगी या नहीं, तो आप जनरली भाग भी कर सकते हैं, बड़ा आसान सा है, 3 एकम 3 कट जाएगी भैया। लेकिन अगर कोई आपके सामने बड़ा सा रख दिया गया और पूछा गया कि बताओ ये 3 से कटेगी कि नहीं, तो आपको भाग करने की बजाय आप क्या करें, उनके अंकों को जोड़ लें और जो योग आए वो छोटा आता है। अब आप उस योग को भाग कर लें 3 से, तो आपको आसानी होगी। अगर वो 3 से कट जा रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक है, अगला है 4 से। लिख लीजिए 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी जो जिन संख्याओं के इकाई और दहाई का अंक 4 से कटेगा। लिखिए 4 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी जिन संख्याओं के दहाई तथा इकाई का अंक 4 से कटेगा। जैसे संख्या लिखी गई 9 7 8 1 3 2, लिखी गई 9 7 8 1 3 2। ठीक है, अब मैंने कहा ये संख्या पूछा गया 4 से कटेगी या नहीं, तो 4 से भैया ये कट जाएगी। क्यों कटेगी? क्योंकि आपको सिर्फ देखना है लास्ट के, आपको भाग नहीं करना है, आपको लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं और देखना है ये 4 से कट रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे 4 से कट रहा है, 4 और 8 32, अतः ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। इसी तरह कोई भी बड़ा सा दे दिया 5 7 3 9 4 6 1 2, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लास्ट की 2 संख्याएं देखनी है और देखना है कि ये 4 से कट जा रही है अगर, तो पक्का ये संख्या भी पूरी 4 से कट जाएगी। तो 4 से विभाज्यता का नियम यही है कि यदि इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य हो जाता है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। आता है 5 से। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि संख्या के लास्ट में 0 और 5 आए तो वो संख्या पक्का 5 से विभाज्य होगी। जैसे मान लिया कोई संख्या मैंने लिखी
यहाँ पे हम देखेंगे केवल लास्ट का पूछा गया कि क्या ये संख्या 5 से विभाजित है या नहीं। तो देखा हमने लास्ट में 0 है, और 0 जो है जब देखा मैंने तो तुरंत बताएं कि जी हाँ बिल्कुल 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि 5 का विभाज्यता का नियम यही कहता है कि यदि संख्या के अंत में 0 या 5 आता है तो वो संख्या 5 से अवश्य विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है 6 से विभाज्यता का नियम। तो बड़ा आसान है, कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यदि कोई संख्या 6 से तभी विभाज्य होगी जब वो 2 से हो जाएगी और 3 से हो जाएगी। ठीक है, ऐसी संख्याएं 6 से विभाज्य होंगी जो 2 से हो जाएंगी और 3 से। तो जो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो तो वो पक्का 6 से विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए कि ऐसी संख्याएं जो 2 से हो जाए और 3 से हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन जो है, जो इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, वो आपका है 7 से विभाज्यता का नियम। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसको आप लिख भी लीजिएगा, हम बोलेंगे अपनी भाषा में। आप लिख सकते हैं कि इसका नियम क्या कहता है कि कोई संख्या 7 से, ऐसे जनरली पूछेगा आपसे तो आपको 7 से भाग करना पड़ेगा, लेकिन यदि आपको विभाज्यता का नियम आता है तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये संख्या 7 से विभाजित होगी या नहीं। तो चलिए देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो कोई संख्या 7 से तभी विभाजित होगी, आप लिख लीजिए, कोई संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई का अंक 2 गुना कर देने पर शेष बची संख्या में 2 गुना किया गया अंक घटाने पर यदि वो संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। एक बार फिर से लिख लीजिए, यदि इकाई के अंक का 2 गुना कर देने के बाद प्राप्त संख्या शेष बची सभी संख्याओं से घटाने पर 7 से विभाजित हो जाएगी तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल है 882। देखिए भैया, दिया गया 882, पूछा गया बताओ ये 7 से विभाजित होगी या नहीं। तो जो मैंने लिखाया उस पर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको वर्डिंग समझ में ना आई हो, तो आप ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि कोई संख्या अगर हमें विभाज्यता चेक करनी है तो कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब हम इकाई का अंक 2 गुना कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई का अंक हमने क्या किया, 2 गुना। इकाई का अंक 2 है, उसका 2 गुना कितना आया, 4। अब जो बची संख्या है 88, उसमें से हम 4 को घटा दें। तो 4 को घटाएंगे तो आएगा 84। अब यदि ये संख्या 7 से कट जाती है तो पक्का ये वाली संख्या भी 7 से कट जाएगी। तो देखिए 84 जो है वो आपका 7 से कट जाएगा, क्योंकि 7 के पहाड़े में 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो इस तरह से है संख्या भी 7 से कट जाएगी। एक बार दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 6 6 3। ठीक है, इस पे बात करें। मैंने कहा इकाई का अंक 2 गुना करिए, चलिए कर दिया, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर आया शेष बची संख्या क्या है, 66। अब 66 में हमने क्या घटाना है, 6, तो क्या आया 60। अब बताओ भैया कि 60 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसलिए ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। अब आपको प्रोसीजर करने का समझ में आया होगा। यदि आपको 7 से विभाज्यता का नियम चेक करना है
तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इकाई के अंक का 2 गुना करने के बाद जो संख्या मिले उसको शेष बची संख्या से घटा दें और फिर जो आए चेक करें उसको कि वो 7 से कट रहा है, तो पक्का पक्का ये वाली संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है 8 से। आप ऐसे लाइन से लिखते चले जाइएगा नोट्स। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, ध्यान से सुनिए। 8 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी जिन संख्याओं के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा का अंक 8 से कट जाएगा। ध्यान से सुनिए, जैसे 4 में था केवल इकाई और दहाई 2 अंक लेते थे पीछे का और उसको देखते थे कि अगर ये 4 से कट जा रहा है यानी वो संख्या भी पूरी पूरी 4 से कट जा रही है। तो 8 में क्या करना है, कुछ नहीं करना, बड़े आसानी से समझना है कि 8 में अब 3 अंक ले लेने पीछे से, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 अंक लेने के बाद हम उन तीनों को चेक करेंगे कि वो अगर 8 से कट जा रही होंगी तो पक्का पक्का पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। आइए एग्जांपल लेते हैं। 6 7 4 5 4 1 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसने कहा बताओ ये संख्या 8 से घटेगी या नहीं। जनरली तो हमें भाग करना पड़ेगा अगर हमें विभाज्यता का नियम नहीं आएगा, लेकिन अगर आ रहा होगा तो बड़ी आसानी से हम करेंगे कि 8 से हमें चेक करना है, हमें देखना है इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा देखना है हम, और इसी को हमें चेक करना है कि 8 से कट रही है या नहीं। और जैसे ही देखेंगे कि 8 से कट रही है, पूरी पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। चलिए देखते हैं 8 से ये कट रहा है या नहीं। 8 के पहाड़े में 8 पंचे 40, 8 दूनी 16। भैया 4 से 16 8 से कट जा रहा है, यानी ये संख्या भी 8 से कट जाएगी। मात्र 1 सेकंड लगेगा आपको चेक करने में, 2 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, और आप तुरंत आंसर बताएंगे कि हाँ ये 8 से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, अगला है आपका 9 से। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई संख्या 9 से तभी विभाज्य होगी, कोई संख्या 9 से तभी विभाज्य होगी जब उन संख्याओं का अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा। जैसा कि आपने 3 में देखा था कि 3 से वही संख्याएं विभाजित होती थी जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से हो जाता था। तो सेम यही करना है 9 में भी, कि अब क्या करना, इन संख्या के अंकों को जोड़ लें और देखें वो 9 से कट जा रहा है यदि, तो पक्का पक्का वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। चलिए एग्जांपल लेते हैं। 7 5 4 6 2 और 3। हमें चेक करना है कि ये संख्या जो है 9 से कट रही है या नहीं। चलिए चेक करते हैं, ये संख्या 9 से कट रही है या नहीं। क्या करना है हमें कि इन संख्या के अंकों को जोड़ लेना है। तो 7 और 5 अलग जोड़ते हैं। 7 5 12 और 4 16 और 6 22 और 2 24 और 3। बताओ भैया 27 9 से कटेगा या नहीं, कट जाएगा, इसलिए ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो बड़े आसानी से आप चेक कर सकते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। बस आपको ध्यान रखना है कि आप अंकों के योग को देख लें कि ये 9 से कट रहा है, तो पक्का पक्का वो संख्या भी आपकी 9 से कट जाएगी। अब इसके बाद आता है 10 से। तो 10 का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लिख लीजिए किसी संख्या के पीछे 0 आ जाए तो वो संख्या पक्का पक्का 10 से कट जाएगी। ठीक है, तो 10 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका, उससे रीजनिंग से भी क्वेश्चन बन जाता है, आपका मैथ से भी बन जाता है, तो वो देखना जरूरी है 11। भैया ध्यान से सुनिएगा, 11 से विभाज्यता का नियम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, एक बार मैं बोल रहा हूं, कोई संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी। वैसे तो जनरली आप 11 से भाग करके देख लीजिए, कट जा रही है नहीं, कट जा रही तो होगी, नहीं कट रही तो नहीं होगी। लेकिन अगर हमें
नियम देखना है तो नियम ये कहता है कि कोई संख्या 11 से तभी कटेगी जब उसके विषम स्थानों का योग तथा सम स्थानों के योग का अंतर 11 से कटेगा या फिर शून्य होगा। फिर से बोलते हैं, कोई संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के विषम स्थानों का योग सम स्थानों के योग का अंतर 11 से कटे या फिर शून्य आए, तो जो है वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। चलिए चेक करते हैं, उसी पे अप्लाई करते हैं। 2 3 6 9 7 0 6 9। अब पूछा गया भैया बताओ ये संख्या जो है 11 से कटेगी या नहीं। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपके सम और विषम स्थानों का योग कर लेना है। तो चलिए विषम स्थान क्या है, 9 0 9 3। सम क्या है, 6 7 6 2। कितना आया, 9 दूनी 18 3 21, 7 6 13 2 15 और 6 21। देखिए इन दोनों का जो अंतर आया वो 0 आया, इसलिए ये संख्या जो है 11 से कट जाएगी। तो अब आपको ध्यान रखना है, यही चेक करना है, यहाँ पे हो सकता है 0 आए या 11 से ऐसी संख्या है जो 11 से विभाज्य हो जाए, ठीक है, तो वो संख्या भी पूरी 11 से कट जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।